स्वागत है बच्चों आप सभी का वापस से हमारे और आपके ई क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड के एग्जाम सामने आ रहे हैं और तैयारियां भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी और बहुत सारे स्कूल में तो पूरे सिलेबस भी कंप्लीट हो गए होंगे, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेबस भी कंप्लीट हो गए होंगे, खास करके मैथ के। तो उसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने सीबीएसई के द्वारा जो भी सैंपल पेपर पब्लिश किया गया है उसके सॉल्यूशन में आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो टोटल हम लोग इसको 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो हम लोग सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे जहां पे हम लोग मार्किंग स्कीम भी देखेंगे, मतलब कि आप स्टेप्स बनाते रहो और आप लोगों को स्टेप मार्क्स मिलते रहे। तो कैसे कैसे स्टेप्स में कितने कितने मार्क्स डिवाइडेड होंगे वो सब मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जहां पे हम लोग सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। वैसे उसके नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी और देन सेक्शन डी। तो टोटल 4 वीडियो में हम आप लोगों को ये जो सीबीएसई सैंपल पेपर के सॉल्यूशन है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग सैंपल पेपर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किए गए हैं। टोटल इसमें 5 सेक्शन है। मैंने आप लोगों को बताया हम लोग 4 वीडियो लेके आएंगे और जो चौथे वीडियो में होंगे जहां पे हम लोग सेक्शन डी का बात करेंगे वहां पे हम सेक्शन ई के भी बारे में बात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप लोग देखो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। वैसे ही सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और सेक्शन 4 में 4 सेक्शन, मतलब सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चन होंगे जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स होंगे। टोटल ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का और तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अभी हम इसको देखेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये देखिए ये सेक्शन ए जहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, क्या है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस है, टोटल 20 क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जहां पे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और टोटल 5 क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा, यहां जैसे आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, और फिर हम लोग सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे जहां हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन डी के बारे में बात करेंगे जहां पे हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन ई के बारे में जहां पे ये कुछ इस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया हर क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का और तीसरा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का। ठीक है, मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। वैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें केस बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है और वैसे एक और देखें क्योंकि टोटल 3 क्वेश्चन होता है। अब इसमें क्या है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस 2 क्वेश्चन में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। दरअसल ये क्वेश्चंस पहले वाले क्वेश्चंस 2 मार्क्स का, दूसरे वाले क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हम लोग के सामने सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किया गया सैंपल पेपर। तो चलिए हम लोग सेक्शन ए को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, मतलब यहां पे आप लोगों के सामने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। एक है ए जिसके वैल्यू दिए हुए हैं x³ y² और दूसरा है बी जिसके वैल्यू दिए हुए हैं xy²। ठीक है, अब क्या करना है ना, अब आप लोगों को क्या बोला है कि वेयर x and y आर प्राइम नंबर, x और y प्राइम नंबर है, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब है कि जब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब a और b को जब हम लोग इनटू कर देंगे और हम लोग उसके एलसीएम के साथ अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो बताइए आंसर कितना आएगा, वो बोला है। तो सबसे पहले हम लोग को ये दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए आज हम आप लोगों के सामने आसान तरीका वेरिएबल का एलसीएम कैसा निकाला जाए वो सिखाते हैं। तो अगर आप पहला नंबर पे देखो
क्या दिख रहा है यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, तो सबसे ज़्यादा वेरिएबल कौन से डिग्री का है, x का। तो देखो अगर यहाँ देखोगे तो x पे 1 डिग्री है, यहाँ x पे 3 डिग्री है, तो हाईएस्ट कितना है, तो x का डिग्री 3 है। वैसे यहाँ देखो यहाँ y का डिग्री 2 है, यहाँ y का डिग्री 3 होना चाहिए, यहाँ पे y का डिग्री 3 है, मतलब पावर क्या है, इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो जिसका ज़्यादा पावर है वो लिख लो, वही क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये क्या निकल गया, a और b का एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इस चीज़ को निकालना है ना, a का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या है, एक्स वाई क्यूब। इसको डिवाइड करना है ना एलसीएम से, एलसीएम हम लोगों ने क्या निकाला, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब देखो जो कट हो रहा कट कर देंगे, एक्स क्यूब चला गया, वाई क्यूब चला गया, क्या बचा, एक एक्स बचा और वाई स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर आया, क्या कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐसा, तो हाँ दिख रहा है, ए बी नंबर है ना, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या बोल रहा है, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। हम लोगों के सामने एक पॉलिनोमियल है, मतलब सॉरी एक ग्राफ है, ठीक है, जो इस पॉलिनोमियल्स का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला है क्या इसका जीरोस 2 होगा, 1 होगा जो कि 3 होगा, 1 होगा जो कि 4 होगा, या फिर एक भी नहीं होगा। तो पहला बात तो ये देखो आप लोग, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एफ एक्स है ना, मतलब हम लोग एक्स एक्सिस पे ध्यान देंगे, तो एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, जो पॉइंट क्या है 3,0 है वो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट क्या है 3,0। तो पहला बात तो जीरोस तो एक ही निकला, अगर हम बात करें एक्स का तो जीरोस तो एक ही निकला, मतलब 1 जीरोस होगा, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 जीरो का बात कर रहा था, यहाँ पे तो एक ही निकला क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट कट कर रहा है। अब यहाँ पे बात है कि x क्या है, तो x यहाँ पे देखो 3 है ना, x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, मतलब जो 0 हो गया वो क्या हो गया 3 हो गया, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है बच्चों आप सभी को। तो यहाँ पे बस बोला था एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया था कि अपने को बस x देखना है, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले याद रखना क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जो दिखेगा आप उसके अनुसार उसका आंसर करोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पलट देता है, ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि 2 लाइन है जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, और आप लोगों को देखने में ये पैरेलल लग रहा है, सीधा सा बात है ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन देता है, जब कोइंसाइड करता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देता है, और जब पैरेलल होता है तो क्या देता है, नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल होता है, ठीक है, तो क्या देता है, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आया। और जब नो सॉल्यूशन देगा तो नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। मतलब ये जो बी नंबर है वो क्या हो गया, सही जवाब हो गया, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका इनफाइनाइट मैनीमोर का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो पता नहीं किसका फॉर्मूला होगा, लेकिन ये किसका फॉर्मूला है। तो एक बात बता दे कि बस हम लोग यहाँ पे ये दोनों यूज करते हैं, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। बात समझ में आया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए बस हम लोग ये दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। क्लियर है। जहाँ पे C1/C2 और C1/C2 का काम नहीं होता, फिलहाल तो हम लोग को ये नहीं करना है, बस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था उसके अनुसार जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी नंबर होगा बच्चों, देख लो। क्लियर है आप सभी को। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, जो कि क्या बोल रहा है, 9x² - 6x - 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधा सा बात है। अगर इसका नेचर्स निकालना है तो हम लोग को उसके लिए डी का वैल्यू याद होना चाहिए। डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना, ठीक है, डी मतलब डिस्क्रिमिनांट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए
हम लोग देख लेते ए क्या हो गया, ए 9 हो गया जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, बी क्या हो गया -6 होता है जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, और सी क्या होता है कांस्टेंट। ये तीनों का वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, इसी के जरिए हम लोग नेचर्स निकालते हैं रूट का, ठीक है ना। तो यहाँ देखो d इज इक्वल टू बी का जगह पे -6 हमने रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए का जगह पे 9 है, 9 रख दिया, इंटू सी का जगह पे -2 है, -2 रख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, -6 का स्क्वायर तो 36 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72 हो गया। अगर हम ये दोनों को ऐड करते तो d मेरा कितना निकल गया 108 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे d के 3 कंडीशन होते, आपको याद होगा कि अगर d 0 के इक्वल है मतलब क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। अगर d 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स तो होगा ही, ठीक है। अगर d 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स तो होगा ही, लेकिन क्या होता है अनइक्वल होता है, डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट होता है। चलो, और अगर d छोटा है 0 से तो इसका मतलब है कि नो रियल रूट्स होता है, ठीक है, एक भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पे d कितना आया 108 आया, तो 108 किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला 0 से बड़ा है ना d, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। और 2 ही रूट निकलेगा बिकॉज ऑफ x का पावर क्या है 2 है, तो जिस इक्वेशन का जितना हाईएस्ट डिग्री होता है उसका क्या निकलेगा 2 ही रूट्स, मतलब उसके अनुसार रूट्स निकलता है, ठीक है। जैसे अगर क्यूबिक देख ले तो उसमें क्या होगा, अगर हम क्यूबिक इक्वेशन देखेंगे तो उसमें 3 रूट्स निकलता है, लीनियर इक्वेशन में 1 रूट्स निकलता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स निकलता है, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 2 एपी है, ठीक है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ दीज इज -1, मतलब पहले वाले का -1 है और दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म -8 है, ठीक है। तो बोला है इसके जो फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि पहला एपी का फर्स्ट टर्म को हम a मान लेते हैं जो कि दिया हुआ है -1, और दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म को हम लोग मान लेते हैं a', क्या मान लेते हैं a' मान लेते हैं, जो कि क्या है -8 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो दोनों का तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका जो d होगा वो उसका भी d होगा, ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एक का अगर d है तो दूसरा का d' है, तो वो दोनों सेम होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस बोला है। तो एक बात बताओ, पहले वाले का फोर्थ टर्म को माइनस करना है दूसरे वाले का फोर्थ टर्म से, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दो सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d होता है ना, माइनस करना है, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट आएगा, याद रखना a प्लस n माइनस 1d, ये 2 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a' d' ले लेते हैं बिकॉज ऑफ वो दूसरा AP है, ठीक है। अब यहाँ देखो a का वैल्यू -1 प्लस n -1 है, तो n क्या है 4, 4 - 1 मतलब 3d हो गया, माइनस a' का वैल्यू कितना है -8 प्लस n -1 तो 3d' हो गया। अगर हम यहाँ से माइनस साइन हटाते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, तो अगर हम इसको ब्रैकेट हटाते हैं सॉरी, तो -1 प्लस क्या हो गया, इधर आ गया -1 प्लस 3d है ना, फिर माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस प्लस माइनस 3d'। अब देखो ये d इक्वल है ना, और दोनों के कोफिशिएंट 3 है और एक -3 है, तो प्लस माइनस है ना, तो कट गया, क्या बचा -1 प्लस 8 बचा, तो 8 में से 1 गया, कितना आया 7। तो क्या देखो तो 7 कोई ऑप्शन है, 7 कोई ऑप्शन है क्या इस एपी का, मतलब इस आंसर का सी नंबर है, ठीक है ना। चलिए तो सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, ठीक है। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दोनों कट क्यों किया, क्योंकि दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। और याद रखिएगा एक का कोफिशिएंट +3 था, एक का कोफिशिएंट -3 था, तो माइनस प्लस कैंसल आउट हो गया, ठीक है। क्लियर है बच्चों सभी को। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। मतलब बोला है कि एक लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, दो लाइन, ये मान लेते ए है, ठीक है, और एक लाइन है जिसको हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है, ये क्या है, बी मान लेते हैं, चलिए ये क्या है, बी है, ठीक है। अब ए का क्या है 2, -3 है कोऑर्डिनेट, और बी का क्या है 5, 6 है। अब बोला है कि इस दोनों लाइन को एक बीच में कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है बाई एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। ये बात याद रखना, इसका मतलब है कि जिस एक्सिस पे डिवाइड करता है उसका वैल्यू 0 नहीं होता है, लेकिन उसके बाद वाला जो एक्सिस मतलब वाई एक्सिस वो 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, अगर कोई लाइन यहाँ पे कट कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे क्या बोला, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब अगर एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे तो कट ही नहीं कर रहा है, वो वाई पे तो है ही नहीं, वो तो ऑन द लाइन है ना, ऑन द एक्सिस है, वो एक्सिस पे लाई कर रहा, लाई ऑन द एक्सिस कर रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे x का कुछ तो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y का क्या वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, अब x पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला या y पे लगाएंगे, तो देखो x का तो वैल्यू हम लोग को गिवन ही नहीं है, तो हम लोग ऐसा करते हैं y पे लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रेशियो तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग हमेशा पता है क्या करते हैं, रेशियो को मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग रेशियो को क्या मान लेंगे, k/1। जब भी रेशियो नहीं दिया रहता है ना, हम लोग रेशियो को k/1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू 0 है, मैंने पुट कर दिया, m का वैल्यू क्या है k, क्योंकि k/1 माने हैं, इंटू y2 यहाँ पे क्या x 6 है ना, 6 का मतलब y2 के जगह पे 6 है, n को क्या माने हैं, 1 माने हैं, ठीक है। याद रखिए ये रूल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम खुद से पुट कर देना, ये रूल होता है, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं k/1 उस पर पुट कर देते हैं, ठीक है, मतलब मान लेते हैं रेशियो को। अब यहाँ पे देखो +1 n क्या है 1 हो गया, y1 क्या है यहाँ पे देखो -3 है ना, तो -3 पुट कर दिया और डिवाइडेड बाई k+1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग गौर करो कि ये k+1 इधर गया तो 0 से इंटू हो गया तो खत्म, पूरा 0 के साथ कुछ भी इंटू होता है तो 0 होता है, इज इक्वल टू, यहाँ देखो 6 इंटू के 6k माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। इस 3 को ला दिया इस तरफ, कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 6k हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अगर k का वैल्यू निकालते हैं तो 6/3 हो गया, सॉरी 3/6 हो गया, तो k का वैल्यू क्या निकल गया 1/2, ठीक है ना, k का वैल्यू 1/2 निकल गया। अब हम लोग रेशियो को क्या माने थे, k/1 माने थे ना, तो k का जगह पे 1/2/1 हो गया। अब क्या करते, दोनों तरफ 2 से इंटू कर देते, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग को फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 1/2 1 जा 2 आ गया, तो रेशियो कितना निकल गया 1/2 निकल गया। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 1/2, तो हाँ पहला नंबर 1/2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया पहला नंबर, ए नंबर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पॉइंट x, y इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मैनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब यहाँ पे बोला है कि 2 एक्सिस है, ठीक है, ये 2 एक्सिस कौन कौन सा, एक है x एक्सिस और एक है y एक्सिस। तो आपको पता होगा ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ओरिजिन से 5 यूनिट के दूरी पे x और y पॉइंट है, तो बताइए इस तरह से पॉइंट कितना होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर हम मान लेते 5 यूनिट का, चलिए आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं ना, 5 यूनिट का मान लेते 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, हम लोग 5 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं 5 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सेंटर हो गया सर्कल का, तो अगर सर्कल का जो सेंटर हो गया और ये क्या हो गया इसका रेडियस हो गया,
क्या हो गया इसका, ये रेडियस होगा। तो ये भी रेडियस, 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 सब रेडियस हो गया ना बच्चों, सब रेडियस हो गया। तो सीधा सा बात है, ये भी पॉइंट, 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 सब 5-5 यूनिट का पॉइंट हो गया। अब सीधा सा बात है, यहाँ पे कितने सारे पॉइंट आए एक्स और वाई के, क्या 0 आए, नहीं 1 आए, नहीं 2 आए, नहीं क्या आया, इनफाइनाइट, बहुत सारा निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होता है, सर्कल का जो रेडियस होता है वो सभी रेडियस एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना। तो इसका मतलब है हम लोग को 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो 5-5 यूनिट्स के होंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों आप सभी को? चलिए बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें DE पैरेलल है AB के, है ना, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। सीधा पता, अगर पैरेलल है तो आप क्या लगाओगे, थेल्स थ्योरम। देखोगे यार ये तो थेल्स थ्योरम जैसा लग रहा है, लेकिन अगर आप थेल्स थ्योरम लगाते हो तो वहाँ पे क्या होते हैं, साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये AB और यहाँ पे DE के वैल्यू दिए हुए हैं, DE का वैल्यू और AB का वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे थेल्स थ्योरम में वो चीज़ तो आता ही नहीं है, तो फिर आप वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो फिर आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आप यहाँ पे 2 ट्रायंगल लोगे और दोनों ट्रायंगल को आप यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करोगे। और अगर आप सिमिलर प्रूफ कर देते हो तो क्या हो गया, हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 2 ट्रायंगल उठाते हैं। ठीक है, पहला ट्रायंगल देखो आप, ट्रायंगल CED दिखा, एंड मतलब इन ट्रायंगल CED देखो आप, और देखो ABC। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल देखो। अब ये 2 ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहला बात देखो, इसका जो एंगल C होगा और इसका जो एंगल C होगा, दोनों क्या होगा, कॉमन होगा, और अगर कॉमन है तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी एंगल C और इस छोटा वाला ट्रायंगल में भी एंगल C, मतलब एंगल C दोनों ट्रायंगल में है, तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर आप लोग देखो तो अगर देखो ये दोनों पैरेलल है ना, ठीक है, पैरेलल है तो शायद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सीन बन सकता है। तो देखो जब अगर ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, क्योंकि ये AC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, और ये दोनों पैरेलल हो गया। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि जो एंगल CDE होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल CAB के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो AA क्राइटेरिया से, मतलब AA सिमिलैरिटी से जो CED है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल सजा के लिखना है, C के इक्वल क्या है, C है, E के इक्वल क्या है, B है, और CB A के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन सा सिमिलैरिटीज, तो AA सिमिलैरिटी से हो गया। ठीक है, तो अगर सिमिलर हो गया है तो एक बात बताओ, क्या इसका CE बोलो या EC बोलो, ठीक है, क्या इसका EC और इसका BC क्या इक्वल नहीं होगा, इसका DE डिवाइडेड बाई इसका BA के, मतलब AB के। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ देखो, इसका जो CE होगा आगे का 2, वो इसका आगे के 2 के, मतलब इसका आगे का 2 और रेशियो इसके आगे का 2 क्या होगा, वो इक्वल होगा इसके पीछे का 2 और इसके पीछे का 2 से। ठीक है ना, यही कहता है ना। अगर हम लोग याद है क्लास 9 में CPCT देखे थे तो ऐसे ही सेम करते थे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे सभी के हम लोग ने वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सभी का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए क्या हो गया, EC क्या है यहाँ पे, EC C है ना, EC का जगह पे C पुट कर दिए। BC देखो BC नहीं है, लेकिन क्या हम BC को लिख सकते हैं BE प्लस EC, तो BC क्या हो गया, BE का वैल्यू क्या हो गया, B हो गया, और प्लस EC का वैल्यू क्या हो गया, C हो गया। तो B प्लस C हम लोगों ने लिख दिया, इज इक्वल टू DE कितना है, X है, और AB कितना है, A है ना, AB कितना A है। अब यहाँ पे गौर फरमाओ, अगर हम यहाँ पे X का वैल्यू निकालते हैं तो X इज इक्वल टू, यहाँ देखो A को उस तरह भेज दिए तो AC हो गया, और नीचे में B प्लस C हो गया, मतलब X का क्या वैल्यू आ गया, AC डिवाइडेड बाई B प्लस C। क्या कोई ऑप्शन है, देखो तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, देखो B नंबर है ना, B नंबर AC प्लस B AC
डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो ये फाइनली क्या हुआ, इस 8 नंबर क्वेश्चंस का भी हम लोगों ने आंसर्स इजीली आसानी से तुरंत सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, इफ ओ इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का। ठीक है, बढ़िया बात है। और क्या बोल रहा है देखो तो, कॉर्ड पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर। मतलब ये जो पी क्यू कॉर्ड है और ये जो टेंजेंट है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 50 डिग्री हो रहा है। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ये क्या है, 50 डिग्री है। एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। मतलब अब ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का होगा, चलिए बताइए वो एंगल कितने डिग्री का होगा। तो हम लोग इजीली इसको बिना सॉल्व किए रफ पेपर में हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते। कैसे, यह देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये जो O से जो P गया है ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, ये क्या है, रेडियस हो गया। अब रेडियस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे। थ्योरम है, याद रखिएगा कि रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये पूरा जो एंगल है, अगर हम इसको अलग से फिगर आपको बना के दिखाएं, ठीक है, बस कुछ इस तरह से दिखाते। चलिए, ये चीज़ है ना, इस तरह से है। ठीक है, और ये एंगल निकालना है, ऐसे समझिए। तो ये क्या है, ये है 50 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा है 90 डिग्री। ये पूरा कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट, वो ये टेंजेंट है ना, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ठीक है, तो अगर ये 50 है और ये 90 है तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 नहीं हो जाएगा, तभी ना 40 + 50 टोटल 90 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब इस ट्रायंगल में अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, ये ट्रायंगल में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल अगर आप उसमें देखोगे तो ये एंगल 40 हो गया। क्या ये भी एंगल 40 नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, मतलब ये OP लाइन और यहाँ पे OQ लाइन, ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो रेडियस है तो ये एंगल भी क्या बनाएगा, दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। तो ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। और आपको पता है कि एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये भी 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया, 100, तभी ना 100 + 40 140, 140 + 40 180। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, 100 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर आपको इसको बनाने बोलता तो हम लोग इसको बनाने पूरा प्रोसेस लिख के सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल आंसर बताने बोला था। देखो हम लोग बस फिगर को देख के इसका आंसर हम लोग बता दिए। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। मतलब ये 50 था, पूरा 90 था, तो ये 40 हो जाएगा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। तो ये 40 तो ये भी 40, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो वो कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि ट्रायंगल के टोटल सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, 180। तो जब दो एंगल्स मिला के 80 हो रहा है तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली 100 डिग्री होगा। तो 100 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा, ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल PQQRRS दिया हुआ है। क्या बोला, SP निकालना है। तो एक बात याद रखो, इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करोगे कि चलो ये टैंजेंट है, सब टैंजेंट आप ले लोगे। ठीक है, आप उसको ब्रेक डाउन करोगे, इक्वल करोगे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। हमेशा याद रखना कि जब भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बन रहा होगा और वो सर्कल के हर एक इन क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहे होंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि जो इसके ऑपोजिट साइड्स के जो सम होते हैं, मतलब PQ + SR, वो हमेशा इक्वल होते हैं दूसरे ऑपोजिट साइड्स के सम के साथ। ये बात आप लोगों को याद रखना है। जब भी ऐसा फिगर हो, ये बातें बोला हो जो पहले में बोला है, अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जब भी ये बात बोलेगा आपको तो हमेशा याद रखना कि जो भी ये PQ और ये SR ऑपोजिट साइड्स के सम इस ऑपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होंगे। ठीक है, अब चलिए सबके वैल्यूज पुट कर देते हैं। PQ क्या है, PQ है 12 सेंटीमीटर,
एस आर क्या है, एस आर 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू आर क्या है 15 सेंटीमीटर, और पी एस एस पी जो भी बोल दो वो निकालने बोला है, ठीक है। पी एस बोलो या एस पी बोलो बात बराबर है। चलिए अब यहाँ देखो 14 प्लस 12 कितना हो गया 26 हो गया, 15 आ गया इस तरफ तो कितना हो गया -15 हो गया, इज इक्वल टू पी एस हो गया। अगर आप ये दोनों को माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, तो पी एस का वैल्यू कितना निकल गया 11, पी एस हो गया या एस पी हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या कोई ऑप्शन में 11, तो हाँ डी नंबर, ए बी ये सी होगा, बी नहीं होगा, हाँ यहाँ पे क्या है डी नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो समझ में आया, 11 इसका सही जवाब हो गया बच्चों। क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और पता लगाते हैं कि जो एक चीज मिसिंग है उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ भी हम लोग को सेम करना है। क्या करना है, साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है a/b। तो आपको पता होगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेस मिसिंग है, तो आपको पाइथागोरस का थ्योरम लगा के आपको क्या करना है, बेस निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बताओ तो, कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको b चाहिए ना, तो आप b को क्या करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी अगर आप लोग इसको सब्जेक्टिव में बना रहे हो, ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, अगर आप लोग इसको सब्जेक्टिव में बना रहे हो तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे a और b वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज यहाँ पे आप ले रहे हो ना, ठीक है, p/h, तो आप कोशिश करना उसको कैपिटल में लेने का। क्यों कैपिटल में लेने का, क्योंकि अगर स्मॉल में लोगे तो अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे b है और बेस का भी b होता तो उन दोनों b में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और आप ये क्वेश्चन को गलत करके आओगे, आसान क्वेश्चन को। इसलिए क्या करो, परपेंडिकुलर को हम कैपिटल P ले लेते हैं और हाइपोटेनियस को हम बड़ा H ले लेते हैं। तो वैसे क्या हो गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देखो यहाँ पे बड़ा भी ले लिए। अब हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि हाँ वो छोटा भी है या बड़ा भी है, ठीक है ना। हम लोग को निकालना क्या है, अब देखो h का क्या है, b है, तो h की जगह पे b पुट कर दो, b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर। वैसे ही p का स्क्वायर क्या है a, तो a का स्क्वायर कर दो, और आप लोग को b नहीं पता है, b को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब a को ला दो इस तरफ, तो क्या हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल b माइनस स्मॉल a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग को क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो अगर हम बेस निकालेंगे तो ये स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा और स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या बना देगा, रूट बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेस निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देंगे। कॉस थीटा ने बोला ना निकालने के लिए, तो कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, बताओ बच्चों, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या निकाले अभी हम लोग, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बेस निकल गया ना, और हाइपो क्या है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, ठीक है, तो बी। अब देखो ये कोई ऑप्शन है, ठीक है, चार ऑप्शन में से बताओ वो वाला जो भी हमारा कॉस थीटा का आंसर है, कोई ऑप्शन में है, तो यहाँ देखो सी नंबर, तो इस क्वेश्चन का सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आप सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक ए प्लस tan ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो बोला है कि वो किसके बराबर होगा, और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सेक ए प्लस tan ए को अगर हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ए के साथ, तो बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। तो एक बात याद रखो, जब भी आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब आप लोग आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाले, तो अगर आप लोग को प्रूफ नहीं हो रहा है तो आप लोग एक काम करो, पहले उसको सबसे छोटे में ना डिवाइड कर दो। इसका मतलब है, मतलब उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। अगर हम नॉर्मली बताए तो क्या करो, जितने भी रेशियोज होंगे ना उनको क्या करो, आप साइन कॉस में डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे देखो साइन कॉस में कैसे डिवाइड होगा, तो फॉर्मूला यूज करके डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ देखो सेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते नहीं, लेकिन हम कॉस में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई कॉस है, तो क्या हम इस सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस है। देखो बस मैंने बस यहाँ पे हम लोग ना फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना।
और जैसा कि मैंने बोला था फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो याद कर लेना तभी बनेगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 1/cos A प्लस tan A को क्या लिख सकते हैं sin cos के टर्म में, तो sin A/cos A, ये tan का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां मैंने ब्रैकेट लगा दिया और यहां देखो यहां पे ऑलरेडी 1 माइनस साइन ए है, ठीक है, ऑलरेडी साइन ए में कन्वर्ट है तो हम छोड़ देंगे, यहाँ पे ऑलरेडी साइन ए है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस ए है तो ये होल कॉस ए आ गया और ऊपर में क्या आ गया 1 प्लस साइन ए का साइन ए रह गया, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन है, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस में नहीं है, प्लस माइनस में रहता तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई में हम लोग एलसीएम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या कोई आइडेंटिटी लग रहा है क्या, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज या फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लग रहा है क्या। यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है ना, a प्लस बी a माइनस बी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और नीचे में cos a का cos है रह गया, ठीक है। ये कहां से आया, क्यों देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, चाहे ये इस तरफ हो या इस तरफ हो बात बराबर है, ठीक है। ये चीज आ गया। अब इसको देखो यहाँ पे अगर हमको सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ए आ गया। अब यहाँ पे आप लोग गौर फरमाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है पता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटीज लगा दिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और यहाँ नीचे में कॉस ए था तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉस ए रख दिया, ठीक है। अब वहां देखो ऊपर में 2 गो कॉस, नीचे में 1 कॉस, तो एक कॉस कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ ऊपर में 1 कॉस ए बचा। अब देखो क्या कॉस ए ऑप्शन में है, क्या कॉस ए ऑप्शन में है, तो है ना, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। देख लो बच्चों, क्लियर है आप सभी को, अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज, मतलब यहाँ पे एलिवेशन पूछा, मतलब थीटा का वैल्यू पूछा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे पूछा है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला, एक पोल है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पोल बना देते हैं, ठीक है, एक पोल है। चलिए मान लेते ए भी एक पोल है, कितने सेंटीमीटर मीटर का ना 6 मीटर का पोल है, ठीक है। अब क्या बोला कि वो ग्राउंड पे शैडो बना रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड पे इस तरह से क्या बना रहा है, शैडो बना रहा है, ठीक है। तो ये जो शैडो बना रहा है वो कितना मीटर का बना रहा है, तो 2√3 मीटर का बना रहा है, ठीक है। चलिए 2√3 मीटर का बना रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, सन का एलिवेशन क्या होगा, तो एक बात बताओ, यही ना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब बोला है कि थीटा का वैल्यू निकालना है, क्या बोला है, थीटा का वैल्यू। तो कैसे निकलेगा थीटा का वैल्यू, ये थीटा और दरअसल क्या बोला सन्स एलिवेशन, तो क्या बोला थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा थीटा का वैल्यू, बताओ बच्चों। तो हम लोग को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो tan थीटा निकालेंगे सीधा, है ना, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b। अब यहां पे बताओ कि tan थीटा इज इक्वल टू p कितना दिया हुआ है, p है 6 और बेस कितना है 2√3 है, ठीक है। तो 2 से ये कट गया 3 बार में, तो tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3। ऐसा तो कोई वैल्यू आता ही नहीं है थीटा का, तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 नहीं होता, मतलब रूट नहीं होता है। तो तब tan थीटा क्या हो गया बताओ, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू √3, 3√3 हो गया, और नीचे में √3 इंटू √3, 3 हो गया, तो ये 3 कैंसल आउट हो गया, तो tan थीटा क्या निकल गया, tan थीटा का वैल्यू √3 निकल गया। अच्छा अब एक बात बताओ, tan के अगर हम रेस्पेक्ट में बात करें तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग √3 को लिख सकते हैं कि ये tan 60 का वैल्यू है, ठीक है। तो जब ये tan 60 का वैल्यू है तो यहाँ देखो tan कैंसल आउट हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या निकल गया,
60 डिग्री। तो देखो क्या है ऑप्शन में 60 डिग्री, क्या ऑप्शन में 60 डिग्री है? हाँ है, ए नंबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर। ठीक है बच्चों, देख लो, क्लियर है आप सभी को? क्लियर है आप सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज। मतलब क्या बोला है कि एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर और एरिया दोनों क्या है? इक्वल है। तो पूछा रेडियस क्या होगा। मतलब जो पेरीमीटर बोला है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो क्या है? इक्वल है किसके? एरिया ऑफ सर्कल के। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल है। तो एक बात बताओ, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। दरअसल पेरीमीटर को ही तो सरकमफेरेंस बोलते हैं। बात समझ में आया? इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों में हमने आर लिखा है, अलग अलग आर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सर्कल सेम है। बात समझ में आया? सर्कल सेम है तो उनके रेडियस भी सेम होंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आर निकालना है ना, तो देखो यहाँ से पाई कैंसल आउट हो गया, उधर जाकर डिवाइड हो ही जाएगा। इधर से एक आर, इधर से एक आर चला गया, तो इधर क्या बच गया? इधर बच गया 2 और उधर क्या बच गया? आर। तो आर कितना निकल गया? 2, मतलब 2 यूनिट आर निकल गया। ऑप्शन में है 2। हाँ देखो ए नंबर है ना, तो क्या हो गया? ए नंबर सही जवाब हो गया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कितने इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इट इज प्रोपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर इन अ लोकेलिटी। द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इज। मतलब एक नया पार्क बनाया जा रहा है, सर्कुलर पार्क, और वो पार्क इस तरह से बनाया जा रहा है कि जो उसका एरिया है ना, वो 2 सर्कुलर पार्क जिसके डायमीटर दिए हुए हैं उनको अगर हम जोड़ेंगे तो उसके एरिया के इक्वल होगा वो जो नया सर्कुलर पार्क होगा। तो आप लोग को बताना है कि जो न्यू पार्क बन रहा है, जो न्यू सर्कुलर पार्क बन रहा है, उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि जो न्यू पार्क बन रहा है, ठीक है, न्यू पार्क, उसका जो रेडियस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, क्या मान लेते हैं? या फिर कैपिटल आर नहीं, हम लोग मान लेते हैं आर डैश। चलिए आर डैश मान लिए। ठीक है, वही हम लोग को निकालना है। और क्या बोला? 2 सर्कुलर पार्क को जोड़ने के बाद उसके एरिया बराबर होंगे। तो मान लेते हैं कि जो पहला पार्क है, ठीक है, फर्स्ट सर्कुलर पार्क है, फर्स्ट सर्कुलर पार्क है, उसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, और जो सेकंड सर्कुलर पार्क है उसका मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर एक बात बताओ, डायमीटर है 16 मीटर, तो आर कितना हो गया? तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस। समझ में आया? तो अगर डायमीटर 16 है तो आर कितना हो जाएगा बताओ? 8 मीटर। और वैसे ही अगर डायमीटर 12 है इसका, तो आर कितना हो जाएगा? 6 मीटर। क्लियर है बच्चों ये चीज आपको? तो डायमीटर से हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया, क्योंकि डायमीटर का हम लोगों को काम नहीं है, फॉर्मूले में हम लोगों को सिर्फ एरिया का काम आता है। तो डायमीटर का आप 2 से डिवाइड कर दो डायमीटर को, तो एरिया निकल जाएगा। याद रखना, ठीक है? क्या होता है कि जो डायमीटर होता है, जो रेडियस होता है वो क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं। अब क्या बोला है कि एरिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ न्यू पार्क, ठीक है, एरिया ऑफ न्यू पार्क वो क्या होगा? इक्वल होगा किसके? एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क के सम से। मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्क प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्क के इक्वल होगा। बात क्लियर है? तो चलिए, तो एरिया ऑफ न्यू पार्क क्या हो जाएगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, आर डैश लिए है ना हम लोग, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, पाई आर डैश का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या बोला? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्क, तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्या पार्क क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और फिर प्लस पाई
आर स्क्वायर। दोनों के आर अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों अलग अलग पार्क है, अलग अलग रेडियस वाले पार्क है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम यहां से दोनों में से पाई कॉमन ले ले, ठीक है, तो क्या हो गया, पाई आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में से पाई कॉमन आ गया, अंदर में क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप इतना ना करते हुए बस इस चीज को यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों के सामने पूरा करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग सीखो, ठीक है। नहीं तो मैं बस ये फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व करके इसके आंसर ला सकता था, लेकिन नहीं, यहां पे आप लोगों को मेन बेसिक कंसेप्ट सिखाना है कि ये आया कहां से है, ठीक है ना बच्चों। बेसिक चीज ही करोगे तो हर क्वेश्चन को इजीली आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो अब यहां पे क्या करना, देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया ना, क्या बचा, आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब बस आपका वैल्यू पता है, हम लोग को पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल आर का स्क्वायर क्या है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कितना है 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बताओ तो, आर डैश का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अगर आप दोनों को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो 100 आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर उस तरफ चला गया तो आर डैश कितना हो गया, अंडर रूट 100 हो गया, ठीक है ना। स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है। तो एक बात बताओ, आर डैश का वैल्यू क्या निकला, 10 निकला, आर डैश का वैल्यू क्या निकला, 10 निकला। अब बताओ क्या 10 ऑप्शन में था, देखो तो क्या 10 ऑप्शन में है, हाँ है। पहला नंबर क्वेश्चन मतलब पहला नंबर ऑप्शन ही सही होगा, 10 मीटर, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट circumscribing a red circle. Jadhav is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keep the dot on the shaded region is, मतलब बोला एक सर्कल है, मतलब सॉरी हाँ एक सर्कल भी है, ठीक है। फिलहाल एक स्क्वायर बोर्ड है, ठीक है, उसके अंदर में क्या है, सर्कल है जो कि रेड सर्कल है, ठीक है। अब क्या बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर जो भी जयदेव है बोल रहा है कि अगर हम डॉट्स को, मतलब जो भी शेडेड रीजन है, अगर हम वहां पे डॉट्स दे, ये शेडेड है ना रीजन, अगर हम यहाँ पे डॉट्स दे तो इस डॉट्स के प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, ठीक है ना, वो हम लोग को पूछा इस क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बस हम लोग को इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी बोला ना, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये बताओ तो, प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, ऑफ डॉट्स ऑन द शेडेड रीजन। एक बात बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ तो प्रोबेबिलिटी का, कि ऊपर में कितना फेवरेबल आउटकम्स है और नीचे में कितना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना बच्चों। तो सीधा सा बात है, ऊपर में हम लोग को क्या बोला है कि शेडेड रीजन में डॉटेड लगाना है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हम लोग को बस जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हम लोग को यूज करना है, बाकी का एरिया हम लोग को यूज नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, शेडेड रीजन का सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसा निकलेगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तुम लोग, ठीक है, आप लोग भी सबको ही ध्यान दो जो देख रहे वीडियो, ये पूरा क्या स्क्वायर है। अगर हम इस पूरे स्क्वायर में से ये सर्कल को निकाल ले तो क्या बस जो साइड पोर्शन है वो बचेगा, ठीक है। आप एक पेपर लो, स्क्वायर ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल को काट लो, तो क्या बचेगा, बस छोटे छोटे जो पोर्शन बचेंगे क्या वो यही पोर्शन होंगे ना। तो हम लोग इस पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यही है हम लोग का फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन डिवाइडेड बाय कहां से हो रहा है, तो पूरे स्क्वायर से हो रहा है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर से, एरिया ऑफ किससे, स्क्वायर से, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर से। अब हम लोग को क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बताओ तो, कि अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से, ठीक है, अगर हम माइनस कर दे, क्या माइनस कर दे, एरिया ऑफ सर्कल होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि टोटल तो हम लोग का स्क्वायर ही है, जो हो रहा स्क्वायर के अंदर हो रहा,
इसलिए तो अगर हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोग को एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल जाएगा, और इसी का प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो बस हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करना है, और हम लोग फाइनली प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे देखो ये क्या सर्कल दिया हुआ है, सॉरी ये क्या स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर सर्कल है, ठीक है ना। स्क्वायर के अंदर इस तरह से क्या है, सर्कल है। चलिए पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और उस पर क्या है, स्क्वायर है। चलिए ठीक है, अब यहां पे अगर पूरा साइड देखो, पूरा साइड क्या बोला है, 2a बोला है, ठीक है ना। यहां पे क्या बोला है कि जो साइड क्या है, 2a है। तो एक बात बताओ, ये सर्कल का सेंटर होगा, और सर्कल का सेंटर मतलब इसका बीच का पॉइंट, ठीक है ना। अब अगर ये पूरा 2a है तो इसका जो आधा होगा वो a होगा, और इस तरह भी आधा क्या होगा, a होगा। इसका मतलब इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना बच्चों। क्लियर है ये चीज। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली जो प्रोबेबिलिटी पूछा है ऑफ डॉट्स इन शेडेड रीजन, वो क्या हो गया, देखो तो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो यहां पे देखो क्या होगा, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर, मतलब ऐसे लिखते हैं, साइड का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर बोला है ना, तो साइड का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो साइड क्या दिया है हम लोग को, पूरे स्क्वायर का साइड 2a दिया हुआ है ना, इसका मतलब है 2a का स्क्वायर हो गया, और माइनस यहां हो गया पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, a है ना, तो a का स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या हो गया, 2a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है, तो 4 माइनस पाई आया, और क्या किया हम लोगों ने, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर हो गया। अब देखो a स्क्वायर कट गया ना, तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आ गया, 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी निकल गया, ठीक है। अब देखो तो क्या ये ऑप्शन था, क्या ये ऑप्शन था इस क्वेश्चन का, तो 4 माइनस पाई बाई 4 यही था ना, 4 माइनस पाई बाई 4। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी नंबर क्या है, सही जवाब है। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, देख लो। क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन। क्या किया हम लोगों ने, शेडेड रीजन, दरअसल शेडेड रीजन ही निकालना था, यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी निकालना कि अगर हम डॉट्स देंगे शेडेड रीजन में तो उसका क्या होगा। तो शेडेड रीजन का एरिया हम लोगों ने सबसे पहले निकाल लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। साइड दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। और नीचे में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, मतलब टोटल क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, जो हो रहा स्क्वायर के अंदर हो रहा, इसलिए हम लोग टोटल में क्या लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर लिए, और देन बस वैल्यू पुट कर दिए, क्या हो गया, सॉल्व कर दिए, ठीक है बच्चों। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है, मतलब टोटल कितने 52 कार्ड्स है, ठीक है। 52 कार्ड्स में मिसिंग कौन कौन से है, मिसिंग कितने कार्ड्स है बताओ, मिसिंग कितने कार्ड्स है, तो 2 कार्ड्स हार्ट के हैं, ठीक है, 2 कार्ड्स हार्ट के हैं, और क्या बोला है कि जो, और 4 कार्ड्स क्या है, स्पेड के हैं, ठीक है, 4 कार्ड स्पेड के हैं, स्पेड का ये सिंबल होता है, ठीक है बच्चों। तो टोटल कितने कार्ड मिसिंग है, तो टोटल 6 कार्ड मिसिंग है, समझ में आया। तो अगर हम 52 में से 6 कार्ड हटा दे तो टोटल कार्ड सब कितना बचा हम लोग के पास, तो 52 माइनस 6 हो गया, मतलब 46 कार्ड्स बचा, ठीक है, 46 कार्ड रिमेनिंग, ठीक है बच्चों। क्लियर है, 46 कार्ड बचा। अब एक बात यहां पे ध्यान देना कि ये जो 4 कार्ड है, ठीक है, ये जो 4 कार्ड है ये ब्लैक होते हैं, ठीक है, और ये जो 2 हार्ट के कार्ड है वो रेड होते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। अब हम जितने भी टोटल कार्ड्स बचे उसमें से एक कार्ड ऐसे रैंडमली निकाल लिए, तो बताओ अगर वो ब्लैक कार्ड होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, चलो बताओ बच्चों, अगर वो
ब्लैक कार्ड होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहां ध्यान दो, टोटल 46 कार्ड्स हुआ, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 4 ब्लैक कार्ड्स भी निकाला था, ठीक है, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितना होता है, तो 26 होता है, 26 टोटल होते हैं ब्लैक कार्ड्स, जिसमें से 4 ब्लैक कार्ड्स हम लोगों ने निकाल लिया है, तो बचा कितना, 22 ब्लैक कार्ड्स, मतलब 22 ब्लैक कार्ड्स बचा और टोटल कार्ड्स कितना है 46, तो जो प्रोबेबिलिटी आ गया वो क्या हो गया 22/46, क्या ऑप्शन है 22/46, देखो तो बच्चों, हाँ बी नंबर ऑप्शन, तो बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या बोला था, 2 गो हर्ट और 4 कार्ड निकाला था स्पेड का, ठीक है, तो स्पेड ब्लैक होता है और हर्ट क्या होता है, रेड कार्ड होता है, बचा कितना टोटल 46 कार्ड बचा। अब इसमें से क्या हुआ कि पूछा है कि ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ब्लैक कार्ड टोटल 26 होता है, अब 26 में से हम लोगों ने 4 ऑलरेडी निकाल लिया है, तो बचा कितना 22 कार्ड्स, तो 22/46 आ गया आंसर। क्लियर है बच्चों, देख लो अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहां पे हम लोग सामने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन है, स्पेशली मोड के क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे क्या बोला है कि आपको अपर लिमिट निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास इंटरवल, एक अच्छा सा लोग हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जिसपे ये सजा हुआ है, खुद से नहीं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो क्या बोला है कि हाइट दिया हुआ है एक तरफ, ठीक है, HEIGST हाइट दिया हुआ है जो कि सेंटीमीटर में है, और क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ। तो एक बात बच्चों याद रखना, आप लोग जब भी बिलो या अबव वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये जो दिया रहता है ना डेटा, वो क्या होता है, वो CF होता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ना कि वो फ्रीक्वेंसी होता है, F नहीं होता है, वो CF होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली हम लोग को क्या दिया है, CF दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है हम लोग को, ये फाइनली CF दिया हुआ है, ठीक है ना, ये CF है पूरा, ठीक है, हम लोग को F निकालना पड़ेगा, हम लोग को यहां पे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको सजाते हैं, तो अगर आप यहां सभी नंबर को देखो 140, 145, 150, तो सब में कितने कितने का गैप है, 5-5 का गैप है, मतलब जो हाइट है इस क्लास का वो कितने का है, 5 का है। तो अगर यहाँ पे 145 से बिलो बोला है तो 145 से 5 पीछे चले जाओ तो कितना हो गया 135 से 140, और वैसे ये क्या बोला 145 से बिलो, अब 140 के बिलो वाला नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 145 से बिलो लेंगे, मतलब 140 से 145, इसी तरह से 5-5 का गैप होके चलता जाएगा, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना है बिलो 165, 165 से कम का बात कर रहा है, ठीक है। और क्या बोला इसके CF क्या क्या दिए हुए हैं, 4, 11, 29, 40, 46 और 51, ठीक है ना, 51। अब यहां देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये F हो ही नहीं सकता क्योंकि F कभी भी इस तरह से नहीं होता है, ठीक है, F वेरी करता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है ना। तो यहां से एक बात आप लोग इससे भी पता लगा सकते हो। अब एक बात बताओ कि हम लोग F को जोड़ते थे तो CF निकलता था, लेकिन अगर हम लोग CF को माइनस करेंगे तो F निकलेगा, उल्टा काम होगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है, जब हम लोग सारे फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे के साथ जोड़ते थे तो हम लोग का CF निकलता था, लेकिन अब वही हम लोग एक दूसरे के साथ CF को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो F निकलेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ देखो यहाँ 4 है तो 4 का यहाँ 4 रख दो, ठीक है। अब क्या होगा 11 में से 4 माइनस करो, कितना आया 7, वैसे ही क्या करो 29 में से 11 माइनस कर दो, कितना आ गया 18 आएगा ना, ठीक है। अब 40 में से 29 माइनस कर दो, कितना आ गया 11, वैसे 46 में से 40 माइनस कर दो, कितना हो गया 6, और वैसे 51 में से 6 माइनस कर दो तो कितना हो गया
5। तो ये देखिए, ये फाइनली हम लोगों ने क्या निकाल लिया, फ्रीक्वेंसीज निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपर लिमिट निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग को इस टेबल के अनुसार मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होता है पता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है वही होता है मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, 18 का ज्यादा है ना, तो ये वाला जो क्लास हो गया वो क्या हो गया, मॉडल क्लास। मतलब 145 से जो 150 है वो क्या हो गया, मॉडल क्लास। तो ये जो आगे वाला होता है वो होता है लोअर लिमिट, और ये जो पीछे वाला जो होता है वो होता है अपर लिमिट। तो एक बात बताओ, अपर यूपी क्या हो गया, अपर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट क्या आ गया बताओ तो बच्चों, 150 आया ना। तो देखो तो क्या 150 ऑप्शन में है, देखो तो क्या 150 ऑप्शन में है, हाँ डी नंबर। तो डी नंबर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया बच्चों। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, बस हम लोग ध्यान देते हैं कि असर्शन क्या बोल रहा है और रीजन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, असर्शन आप लोग पढ़ो, क्या बोला, टोटल सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द टॉप। अगर हमको इसका टोटल सरफेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस हेमिस्फीयर और इस कोन को ऐड करना पड़ेगा ना। क्या यही दिया है क्या, द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बातें सही बोला है कि जब भी हम लोग को इसका एरिया निकालना है तो दोनों का CSA को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों के CSA को ऐड कर देंगे, तो मतलब असर्शन तो सही है। ठीक है, अब आते हैं रीजन पे। रीजन क्या बोल रहा है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। मतलब जब हम लोग कोन का और हेमिस्फीयर क्या, जब प्लेन सरफेस को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा टॉप बनेगा। तो हाँ जी बनेगा, मतलब रीजन भी सही है ना, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों बातें एकदम ट्रू है। तो क्या ऑप्शन में होगा कि बोथ A एंड B, मतलब A एंड R ट्रू, चलो दोनों में है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पहला में क्या है, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और दूसरा में है R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या बताओ, दोनों में से क्या होगा, सीधा सा बात है, जोड़ने पे क्या आएगा, जोड़ने पे पूरे हम लोग को क्या मिलेंगे, टॉप का पूरा टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। और रीजन क्या होगा, जब हम दोनों को सिंपल सा ज्वाइन कर देंगे तो मिल जाएगा। तो मतलब असर्शन भी सही और रीजन भी सही। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देख लो बच्चों, एक बार खुद पढ़ के देख लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, ये भी असर्शन रीजन है। बोला एक एपी दिया हुआ हम लोग को, बोला कि ये एपी में है। ठीक है, तो पहला असर्शन बोल रहा है, तो अब पहले हम लोग को टेस्ट कर लेते हैं कि सच में एपी में है या नहीं। तो कब हम लोग पता करें कि वो एपी में है या नहीं, तो अगर वो दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, मतलब हर एक टर्म के बीच के जो डिफरेंस होते हैं अगर वो सेम होंगे तो सीधा सा बात है वो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है -5/2 को हम लोग माइनस करके देखते हैं -5 के साथ। ठीक है, डी निकालने का यही ना है फॉर्मूला। ठीक है, डी निकालने का यही है फॉर्मूला। तो d इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लो 2 आ गया, तो -5 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। तो d कितना निकल गया, d इज इक्वल टू 5/2, d 5/2 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, 0 को माइनस करते हैं, 0 को माइनस करते हैं -5/2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 का कोई वैल्यू नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब यहाँ भी क्या हो गया, d क्या निकल गया 5/2, मतलब इसका भी d निकल गया 5/2, इसका भी d निकल गया 5/2। ठीक है, दोनों का d क्या निकल गया 5/2 निकल गया, मतलब असर्शन सही है। ठीक है, असर्शन सही है। अब आते हैं रीजन की ओर, ए तो सही है, रीजन क्या बोल रहा है, द टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। गलत बात है, एपी में हम लोग को नेगेटिव नंबर भी मिलता है और पॉजिटिव नंबर भी मिलता है, मतलब कि जो दूसरी बातें बोली जा रही है रीजन में वो सरासर गलत है, मतलब सिर्फ असर्शन सही है, रीजन गलत है।
तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर ऑप्शन। देखो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन गलत है और असर्शन ट्रू है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप सभी को? देख लो अच्छे से। तो फिर हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चंस थे, 20 टोटल क्वेश्चंस से जितने भी ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, सीबीएसई सैंपल पेपर के, वो हम लोगों ने सभी क्लियर कर लिया है। अब हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसके पिछले वीडियो के लिंक और बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्लास 10 के, जो आप लोग पढ़ो, एग्जाम में आप लोगों को ही काम आएंगे। ठीक है बच्चों, और प्रीवियस ईयर के भी हम लोग क्वेश्चंस बनाए हैं, उसके आंसर्स भी बनाए हैं, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाओ चेकआउट करो। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।